नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अमन से बौखलाए पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने ली सयाहों की जान। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मजालिम पर लंदन में गुहार लगाते रहे बलूची लीडरान। और सिंधी वसायल की लूट पर वकला के बागी तेवरों ने झंझोड़े हुकूमती ऐवान। नाजरीन, सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की में होशरुबा इजाफे से पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्दों में बड़ी बौखलाहट की। ये सच्चाई पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के जानिब से जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में किए गए बर्बर हमले से सामने आई। इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने ये इंसानियत सोज हमला भारतीय फौज की यूनिफॉर्म में करके अपनी बुजदिली का सबूत दिया। ये हौलनाक और दिलदोज मनाजिर हैं जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बर्बर हमले से पैदा शुदा सूरत हाल के। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि जम्मू व कश्मीर में अमन व अमान की खुशनुमा फिजा से बौखलाए पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगाम में बेगुनाह सयाहों को बर्बरियत का शिकार बनाया। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के हमलावर पहलगाम में भारतीय हिफाजती एहलकारों की यूनिफॉर्म में आए और पहलगाम की खुशनुमा फिजा में उमड़े सयाहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। इस हमले की खबर पाते ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर नई दिल्ली लौट आए और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह भी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने हंगामी तौर पर जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच गए। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हम लोग चाहे पीओजे के अंदर रह रहे हों चाहे डायस्पोरा में रह रहे हों, वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक। सबको इसका सदमा हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो बाहर से आए हैं, जो जहादी हैं, जो कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसका आगे नेटवर्क है मॉस्क्स का, उनके मॉस्क्स के इमाम हैं, फिर मदरसे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो बेचारे गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल्ती, और वो लोग सदमे में हैं क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। जमीन का रिश्ता तो है लेकिन हमारा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर के मकबूल सियाहती मकाम पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने 2 दर्जन से ज्यादा सयाह शहीद और मुतादिद शदीद तौर पर जख्मी कर दिए। काबिल गौर बात यह रही कि इस बुज़दिलाना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा ने तस्लीम की, क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी दहशतगर्दाना तंजीमों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चंद रोज पहले ही जम्मू व कश्मीर में अमन बहाली के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं। इन्होंने 1970 में जॉर्डन में फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। एक रात में 10,000 फलस्तीनी कत्ल किया जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने, जो बाद में उस वक्त ब्रिगेडियर था, बाद में पाकिस्तान का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा और 11 साल तक पाकिस्तान पे उसने हुकूमत की और जहाद को लेके गया अफगानिस्तान तक और कश्मीर तक। इन्होंने अफगानिस्तान में 10 लाख आदमी मारा, इन्होंने बांग्लादेश में 30 लाख आदमी मारा, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 1 लाख आदमी मारा, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे, इन्होंने बलूचिस्तान में लाखों लोग मार दिए। सब मुसलमान थे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देना पुरानी रियासती पॉलिसी रही है।
اس سے پہلے بھی فروری 2019 میں بھارت کے حفاظتی عملے کے قافلے پر خوفناک حملے میں پاکستانی فوج کی پالی ہوئی دہشت گرد تنظیم جیش محمد براہ راست ملوث رہی، لیکن پاکستانی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کی جانب سے پہلگام میں تازہ حملے میں بے قصور سیاحوں کے بہیمانہ قتل عام پر جموں و کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے بھارت سمیت دنیا بھر میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستانی دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دینے کے مطالبات کیے گئے۔ اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں آزادی کی لہر کو دبانے کے لیے برپا کیے جا رہے ریاستی مظالم کا، کیونکہ بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی ظلم و ستم کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہاہاکار مچ رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال برطانیہ کی راجدھانی لندن میں ضلع وطن بلوچ لیڈروں کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف غم غصے کے اظہار کے یہ احتجاجی مناظر ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کے، اور لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں پاکستان کے ضلع وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان۔ خاص بات یہ رہی کہ لندن میں پاکستان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ UK چیپٹر کی کال پر کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے عالمی برادری سے BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ Today we are here to speak about the serious abuse and violence happening in Balochistan by the Pakistani state. Right now, members of the Baloch Yekjehti Committee, peaceful activists, doctors and journalists are being targeted. These are not just a random arrests. They are acts of hate and injustice. Why? Because we are asking for our basic rights, for freedom and the right to choose our future as Baloch people. Right now, people like Ustad Wahid Kambar Baloch, Dr. Mahran Baloch and many others are suffering in secret tortures here run by Pakistan's ISI. They are being punished just for speaking up for us, for our dignity, for our future and for our freedom. So it is now on us. We must raise our voice for them, keep their fight alive and stand together. We ask all human rights groups and the UK government to stand with us. خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والی پاکستانی ریاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ظلم و زیادتیوں سے اجیرن محکوم بلوچوں کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہروں کا لامتناہی سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ مظاہروں میں ضلع وطن بلوچ، سندھی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان ہی نہیں بلکہ خواتین اور بچوں تک نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ان مظاہروں میں شامل بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے کوئٹہ میں پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے بلوچ خواتین پر کیے گئے تشدد نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ کئی دہائیوں سے ان اداروں نے بلوچ کے خلاف دہشت گردی کی مہم چلائی ہے۔ حق، وقار اور آزادی کے لیے ہماری جدوجہد کو خاموش کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ہزاروں بلوچ سیاسی کارکنان، صحافی اور طالب علم ان کے گھر، یونیورسٹی اور دفاتر سے اٹھا کر غائب کر دیے گئے، جن میں اکثریت کی مسخ شدہ لاش کسی ویران جگہوں پہ پھینک دیا گیا اور سینکڑوں تاحال زندانوں میں اذیت بھری زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ان کے اہلکانہ آج بھی یہ منتظر ہیں کہ کب ہمارے پیارے بازیاب ہوں گے۔ یہ کوئی تنازع نہیں ہے،
یہ زیر ریاست ایک جبر ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے بلوچستان میں بے گناہ بلوچ طلباء اور سماجی اور انسانی کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے 17 اپریل سے 27 اپریل 2025 تک مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں پاکستانی فوج نے انسانیت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے BYC کی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور سمیدین بلوچ سمیت دیگر رہنماؤں پر تشدد کر کے گرفتار کر لیا۔ ان کا قصور بس یہ رہا کہ انہوں نے کوئٹہ میں پرامن مظاہرین کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے مظاہرین کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ رہی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے لندن، آکسفورڈ، کیمبرج، مانچسٹر اور گلاسگو جیسے شہروں میں پرامن مظاہرے کیے گئے اور برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ سے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو بنا کسی جرم کے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ اور ان کے ساتھی بیبو، صبغت اللہ شاہ جی اور گلزادی، جنہوں نے پرامن طریقے سے انصاف کا مطالبہ اور لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھایا، لیکن اب وہ بھی زندانوں میں قید۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پوری دنیا کے سامنے ثبوت کے طور پر یہ پیش کیا کہ پاکستانی فوج اور ان کے انٹیلیجنس ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ بلوچ عوام اپنی بنیادی حق مانگ رہا ہے، ہماری زمین، ہماری شناخت، ہماری ثقافت اور ہمارا مستقبل، آزادی۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں اور حکومتوں سے پاکستانی جرائم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دراصل بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ظلم و ستم پر BNM یعنی بلوچ قوم پرست جماعتیں بین الاقوامی سطح پر چیخ و پکار کرتی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علمبرداری کا دم بھرنے والے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے بلوچ نسل کشی پر خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہی نہیں، پاکستانی میڈیا نے تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خوف و دہشت کے چلتے بلوچستان میں ریاستی مظالم کو گزشتہ 7 دہائیوں سے پوری طرح بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن انسانیت سوچ پہلو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستانی مظالم سے دوچار بلوچ قوم آخر جائے تو کہاں جائے اور کرے تو کیا کرے، کیونکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پیروکاری کے دعوے کرنے والے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے بھی مسئلہ بلوچستان پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پنجاب کے لیے سندھی وسائل کے استحصال پر وکیلوں کا انقلابی احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی فوج کو اب اپنے ہی پالے ہوئے دہشت گردوں کے خوفناک حملوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور مستونگ ضلع میں پولیس کے قافلے کو نشانہ بنا کر کیے گئے دھماکے سے سامنے آئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کئی فوجی اہلکار جاں بحق اور 18
बुरी तरह जख्मी होने की तस्दीक की गई। जख्मियों को कोयटा में बोलान मेडिकल और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन 3 जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। ये धमाका उस वक्त किया गया जब मस्तूंग में BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और उनकी पार्टी के सियासी कारकुन बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के लिए 2 हफ्ते से धरना दे रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान कांस्टेबली के एहलकारों की बस को मस्तून के दश्त इलाके में रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। सिंध सूबे के उमरकोट जिले से पाकिस्तानी नेशनल असेंबली सीट के लिए अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में ज़िमनी इंतखाबात का दिखावा किया गया, लेकिन हस्ब दस्तूर उमरकोट में नाम नेहाद ज़िमनी इंतखाबात तक में बड़े पैमाने पर धांधलियों के इल्जामात लगते रहे। काबिल गौर बात ये रही कि उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात में सिंध सूबे में हुक्मरान और पाकिस्तानी हुकूमत में इत्तेहादी सियासी पार्टी PPP की उम्मीदवार सबा तालपुर थीं, लिहाजा सबा तालपुर को हराने के लिए सिंधी जमातों ने मुश्तरका तौर पर अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के लालचंद मलही को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन हस्ब दस्तूर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने कठपुतली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त ज़दा उम्मीदवार सबा तालपुर को जिताने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करने में चुनावी धांधलियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में अफगानी रिफ्यूजी खानदान के 4 जवान बेटों को जबरन अगवा किए जाने के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त पर समाअत की गई, तो अदालत में 4 अफगानी नौजवानों की वालदा मौजूद थीं। इस अफगानी खातून ने रोते हुए जजों को बताया कि इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों के एहलकार उसकी आंखों के सामने उसके बेटों को जबरन अगवा करके ले गए, लिहाजा वो अपने बेटों को फिलफौर बाजियाब कराने की गुहार लगाती रही। इस मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने इस्लामाबाद की इंतजामिया खुसूसन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जाती हैसियत में तलब किया और अफगानी खातून के बेटों को कोर्ट में पेश करने की सख्त हिदायत दी। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों को जबरन अफगानिस्तान डिपोर्ट किए जाने के खिलाफ गम गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा में मंजर आम पर आई। कोयटा में मुनक्किदा जिरगे में शामिल बलोचों और पश्तूनों ने कहा कि अफगान पनाहगुज़ी पाकिस्तान में 40 बरसों से ज्यादा अरसे तक रहे और उन्होंने जी तोड़ मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अपने ही पाले हुए तालिबान दहशत गर्दों के हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अब बेगुनाह अफगान पनाहगुज़ीनों पर दहशत गर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनके साथ जालिमाना और गैर इंसानी सलूक कर रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तकरीब में बेहद जारहाना अंदाज में लंबी चौड़ी तकरीर की और अपनी इस तकरीर में बड़बोलेपन का मुजाहरा करने में आला सियासतदानों तक को पीछे छोड़ दिया। मौका था इस्लामाबाद में ज़ेरे एहतमाम पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का। इस कन्वेंशन के लिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से चुनिंदा तौर पर बैरूनी मुल्कों से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद बुलाया गया। यही वजह रही कि इस कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर वफाकी वज़रा की मौजूदगी में भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़काते रहे और पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही BLA जैसी कौम परस्त जमातों के दिफाई मुजाहिदीन के खात्मे की खुलेआम धमकियां तक देते रहे। लिहाजा सोशल मीडिया में आर्मी चीफ की इन धमकियों को गीदड़ भभकी और बौखलाहट बताकर मखौल उड़ाया जाता रहा। पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान से उनकी पार्टी PTI के सीनियर लीडरान और उनकी तीनों बहनें मुलाकात करने पहुंचे।
लेकिन पाकिस्तानी फौज की हिदायत पर पीटीआई के लीडरों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों से पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पीटीआई के अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इन गिरफ्तारियों को पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल लॉ का जिंदा जावेद सबूत करार दिया, क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दिए जाने के बावजूद उनकी बहनों और करीबी सीनियर लीडरों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। नाजरीन, आखिर में चर्चा पाकिस्तान के सिंध सूबे में बढ़ी बेइत्मीनानी की लहर की। हालांकि बलोचिस्तान की तरह सिंध सूबे में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पूरे रियासती निजाम पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की सिंध दुश्मन पॉलिसीज ने गमो गुस्से की आग मजीद भड़का दी है। यही वजह है कि पंजाब सूबे की बंजर जमीनों के लिए इंडस रिवर के पानी की लूट खसूट के मंसूबे की सिंध में पुरजोर मुखालफत हो रही है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब सूबे के लिए इंडस रिवर के पानी की लूट खसोट के खिलाफ अभी तक सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे किए जाते रहे और इन एहतजाजी मुजाहरों में सिंधी कौम परस्त जमातों के सियासी कारकुन और सिंधी तलबा और तालिबात बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। लेकिन पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 17 अप्रैल से कश्मोर जिले में बब्बरलू बाईपास पर दी गई गैर मियादी धरने की कॉल ने दरियाए सिंध बचाओ तहरीक में एक नई जान फूंक दी। सारे जितने भी वुकला हैं वो इस पॉइंट पे अब आ चुके हैं कि अब हमें एजिटेट करना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा, रोडों पे निकलना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ताकि हम ये जो जद्दोजहद करने जा रहे हैं इसको फाइनल लाए अमल दें। इसमें हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट से अगर वो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, कोई अरेस्ट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, वो करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये हमारा पीसफुल मार्च होगा और पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ये धरना होगा। ये नजारा है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आमिर नवाज बड़ाइच की कॉल पर बब्बरलू बाईपास वुकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी के उमड़े जम्मे गफीर का। कराची समेत पूरे सिंध सूबे की तमाम बार एसोसिएशन के ओहदेदारों और खवातीन वकीलों के कश्मोर में बब्बरलू बाईपास तारीखी तादाद में उमड़े सैलाब ने पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों के ऐवानों को हिला कर रख दिया। हैदराबाद बाहर से आई हूँ, मैं एक फर्स्ट लेडी हूँ जो वहाँ हैदराबाद बाहर से आई हूँ, और हमारे जो मुतालबात है वो जब तक पूरे नहीं होते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो 6 किनाल के इन्होंने जो ये निकाला है ये हमें नामंजूर है और बिल्कुल नामंजूर है, और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ और हमारी सिंध की सारी आवाम हमारे साथ है, और ये जो ज्यादती है 6 किनाल की जो ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें हमारा हक है और अपना पानी तो कोई भाई भाई को नहीं देता है। ये तो फिर हमारे हक पे डाका डाल के और हमें ये बिल्कुल हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अभी पानी की किल्लत है हमारे सिंध में, अगर ये लोग ये किनाल निकाल ले तो हमारे सिंध बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, माशी बहाली हो जाएगी हमारे। उसके खिलाफ हम सब मिलकर आए और तमाम बार हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, और हम सब मिलकर यहाँ पर आए, और हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला अपना वापस नहीं ले, चाहे उसके लिए हमें 1 दिन बैठना पड़े, 1 हफ्ता बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े, हम खाली हाथ यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। सिंध सूबे के कश्मोर में बब्बरलू बाईपास पर 17 अप्रैल से जारी धरने में शामिल वुकला तंजीमों के ओहदेदारों और सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान ही नहीं बल्कि समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों की तादाद हजारों लाखों में पहुंचने लगी। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अहलकार 2 वीगो गाड़ियों में बब्बरलू बाईपास पहुंचे और हस्ब दस्तूर पुरम धरने में शामिल मुजाहिरीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए।
इस फायरिंग के नतीजे में कई वुकला जख्मी बताए गए। हम सब जो वकील यहाँ पे खड़े हैं, हम एक असूली बात कर रहे हैं। असूली बात ये कर रहे हैं कि ये रेगिस्तान को आबाद करना चाह रहे हैं और मैदान को जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर जो सिंध है ये पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर पाकिस्तान को पहले फेडरेशन को पहले अपने मैदान आबाद करने चाहिए, फिर अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर वो रेगिस्तान की तरफ जाए। लेकिन ये तजर्बा जो है इंडिया कर चुका है, वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए हम सब वुकला असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत भी जो पानी का हक बनता है वो टेल का बनता है। तो इस तरीके बगैर टेल की परमिशन के, अंडरस्टैंडिंग के किसी किस्म की भी जो है वो कैनाल्स नहीं बन सकती हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बब्बरलू बाईपास पर पुरम एहतजाजी धरने पर फायरिंग के खिलाफ जीए सिंध कौमी महाज समेत सिंधी कौम परस्तों ने मुश्तरका कॉल दी तो खैरपुर जिले समेत पूरे सिंध सूबे में शटर डाउन हड़तालें रखकर गम व गुस्से का इजहार किया गया। काबिल गौर बात यह है कि पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध के पानी की लूट खसोट के खिलाफ सिंध सूबे में एहतजाजी मुजाहिरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में अब सियासी जमातों में भी होड़ लग चुकी है। बहरहाल बब्बरलू बाईपास समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में वुकला बिरादरी के गैर मियादी धरनों के सबब पाकिस्तान के पंजाब समेत दीगर सूबों में आमोदरफ्त मुनक़ता होने से हालात बेहद संगीन हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब सूबे के खुश्क साली से दोचार जुनूबी इलाके चोहिलिस्तान की बंजर जमीनों को सहराब करने के लिए इंडस रिवर पर मजीद 6 कैनाल की तामीर के पाकिस्तानी रियासत के मंसूबे को बलोच कौम की मुआशी नस्लकुशी माना जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।